हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर में। हम लोग देख रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स, और आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। इसके पहले वाले वीडियो हम लोग देखे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। सो अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यहाँ पर जो आई बटन क्लिक हो रहा है वहाँ पर क्लिक करके आसानी से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर से कम 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है आएगा। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इस वीडियो का जो नोट्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि आप लोग नोट्स अपने हाथ से बनाएं, वीडियो पॉज करके। नोट्स वही अच्छा होता है जो कि आप अपने हाथ से बनाएं। ठीक है, बाकी अगर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग हेडिंग लगाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स, यानी हिंदी में बोलेंगे इसको फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, सो पहले समझते हैं फिनॉल क्या होता है। तो फिनॉल जब बेंजीन रिंग पर, ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया है ना, इस बेंजीन रिंग पर हम जब OH ग्रुप को अटैच कर देते हैं एक हाइड्रोजन को निकाल करके, तो जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं हम लोग फिनॉल। ठीक है, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो फिनॉल होता है कौन कौन से प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो जो फिनॉल होता है उसको हम 2 भागों में कन्वर्ट करके या फिर 2 भागों में डिवाइड करके इसके प्रॉपर्टी को हम अध्ययन करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी को। पहले हम उस केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे जो कि इस OH को अफेक्ट करे, है ना, और दूसरा उस हम केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे जो इस बेंजीन रिंग में या इस बेंजीन रिंग को अफेक्ट करे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे वे प्रॉपर्टी जो इस OH को अफेक्ट करे, ये पहला हो जाएगा। दूसरा हम उसको देखेंगे जो कि इस बेंजीन रिंग को मतलब अफेक्ट करे, प्रभावित करे। OH में जैसे देखेंगे हम धातु से रिएक्शन कराएंगे मेटल्स के साथ, और फिर कराएंगे किसी बेस के साथ, है ना, देखेंगे क्या प्राप्त बनता है या क्या हमको मिलेगा। दूसरा बेंजीन रिंग पर देखेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, जैसे इसमें देखेंगे हम नाइट्रेशन देखेंगे, ब्रोमिनेशन देखेंगे, है ना। फिर उसके अलावा हम लोग देखेंगे जिंक धातु के साथ अभिक्रिया। तो ये सब हम किस पर देखेंगे, इस बेंजीन रिंग पर। सो पहले हम ऐसे केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे जो इस OH को अफेक्ट करे। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं इसको। सो पहला है हम लोगों का रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स यानी धातु के साथ अभिक्रिया। धातु मतलब यहाँ सोडियम को लेके रिएक्शन को कैरी ऑन करेंगे, लेके चलेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर फिनॉल है ना, यह हमारा क्या हो गया, फिनॉल हो गया। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ। तो जब हम फिनॉल को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमको सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, ONA। ठीक है, जब हम फिनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन प्राप्त होता है ना। इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, इसको बोलते हैं फिनॉल, और इसको बोलते हैं सोडियम मेटल, और ये हमारा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो पहला ये हो गया कि जब हम किसी मेटल के साथ कराते हैं फिनॉल की अभिक्रिया तो हमको सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा देखेंगे हम रिएक्शन विथ बेस। ठीक है, सेकेंड है रिएक्शन विथ बेस। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये फिनॉल है, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं जब बेस, यानी हम लेते हैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड,
के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको सोडियम फिनोक्साइड मिलता है, सोडियम फिनोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, जब हम फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड और हाइड्रोजन प्राप्त होती है। जब हम इसके पिछला वाला जो रिएक्शन लिए थे यानी रिएक्शन विथ मेटल्स, और अब है जो रिएक्शन विथ बेस, दोनों में जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है दोनों में सोडियम फिनोक्साइड बनता है। ठीक है, दोनों में जो मेन प्रोडक्ट है क्या बन रहा है, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है ना, इसको हम नोट करके लिख देते हैं इसी जगह कि जो एल्कोहल होते हैं या फिर एल्कोहल्स होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, है ना। यानी एल्कोहल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है, एल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करते, सिर्फ फिनॉल के साथ अभिक्रिया करते हैं और फिनॉल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम फिनोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे कि जो फिनॉल होता है वह हमारा एसिड की तरह एक्ट करता है कि नहीं, है ना। ऐसे आप लोग इसको भी देख के बता सकते हैं। अच्छा, जो सोडियम फिनोक्साइड होता है वह हमारा सॉल्ट होता है नेचर वाइज, ना। जो हमारा सोडियम फिनोक्साइड होता है वो हमारा क्या होता है, सॉल्ट होता है। सॉल्ट कब बनता है, जब एसिड और बेस मिले तो उसे बोलते हैं मतलब क्या बनता है, वहाँ पर सॉल्ट बनता है। सो जब हम यहाँ पर लिए थे इसके पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या होता है, बेस होता है। अब इसका रिएक्शन जब फिनॉल के साथ कराए थे यहाँ पर, ये यहाँ पर था फिनॉल और यहाँ बन रहा था सोडियम फिनोक्साइड बन रहा था। तो ये क्या है, सोडियम फिनोक्साइड सॉल्ट है और ये बेस है। तो कहीं ना कहीं ये हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ जो फिनॉल है किसके तरह काम किया है, एक्ट किया है, एसिड की तरह, क्योंकि एसिड और बेस ही मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो यहाँ से हमको कंफर्म हो गया कि जो फिनॉल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो फिनॉल होते हैं उस पर हम कुछ ग्रुप को लगाएंगे, है ना, और देखेंगे इसका जो एसिडिक नेचर है वह कितना इफेक्ट होता है। ठीक है, हमको यहाँ समझ में आ गया कि भाई जो फिनॉल्स होते हैं वह एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, फिनॉल पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 3 ऑप्शन लेते हैं। ये हमारा हो गया फिनॉल, है ना। इस पर हम लगा देते हैं CH3, इसके आर्थो पोजीशन पर CH3 लगा दिए। दूसरा लेते हैं हम लोग, यहाँ पर ले लेते हैं फिनॉल हो गया और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो सिंपल फिनॉल ही रहेगा। ये फिनॉल हो गया और इसके आर्थो पोजीशन हम लगाते हैं यहाँ पर NO2, है ना। आपको ये 3 दिया गया है, A, B और C, और बोला गया है कि आपको इसको एसिडिक ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, है ना, यानी कि अम्लता के बढ़ते क्रम में इसको बैठाइए, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे, सो हम लोग अगर पहले का ध्यान देंगे ए ऑप्शन, तो यहाँ फिनॉल है, इसके आर्थो पोजीशन पर CH3 लगा हुआ है। बी वाले पे सिंपल फिनॉल है ना। सी वाला क्या है, इस फिनॉल है और इसके आर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर अंतर क्या है, बस यहाँ पर ये वाला ग्रुप है यानी CH3 है, मेथिल ग्रुप है, और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है। तब अब यहाँ पर ये दोनों डिसाइड करेंगे कि कौन सा फिनॉल कितना अम्लीय होगा, है ना। अब जो CH3 होता है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। जो CH3 होता है यानी एल्काइल ग्रुप है,
ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। और जो नाइट्रो ग्रुप होता है वह हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, अगर आपसे हम पूछें कि अम्ल क्या होते हैं तो आप बताएंगे कि जो H+ आयन को रिलीज करे वह क्या होता है, एसिड कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ये फिनॉल ले लिए, है ना, एग्जाम्पल तौर पर हम बता रहे हैं, ये हमारा फिनॉल हो गया, है ना। अब इसको जब पानी में घोलेंगे तो ये बनाएगा फिनॉक्साइड आयन और यहाँ से H+ आयन निकल जाएगा, है ना। तो कोई भी एसिड जब H+ निकाल देता है तो जो भी कंपाउंड बचता है या फिर जो आयन बचता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेट बेस, है ना। ये हमारा तो संयुग्मी क्षार, और जो संयुग्मी क्षार जितना ज़्यादा अस्थायी होता है, स्टेबल होता है, उसकी एसिडिक नेचर उतनी अधिक होती है। ठीक है, अब समझ लीजिए कि यहाँ पर जो OH है, यानी फिनॉल में जो OH है, OH में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, साझेदारी हुआ है, शेयरिंग हुआ है ना। अब यहाँ से H+ आयन कम निकलेगा जब ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख ले। ये जो OH है, OH के बीच में भाई एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है। ये H+ आयन यहाँ से कम निकलेगा जब ये ऑक्सीजन इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख ले, है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस ऑक्सीजन को, तो ये इसको कमी नहीं हो पाएगी तब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की, तब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, है ना। और एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो दोस्त हैं, हाँ, एक ये दोस्त है, एक ये दोनों आपस में क्या है, दोस्त हैं, है ना। इनके बीच में काफ़ी गहरी मित्रता है ना, काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है। अब मान लीजिए ये जो है ना, ये इसको पार्टी दे रहे हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग, इनका नाम पिंटू है, जस्ट एग्जांपल है, और इनका नाम लेते हैं राहुल, है ना। ये दो आपस में क्लोज फ्रेंड हैं। पिंटू राहुल को क्या दे रहे हैं, पार्टी दे रहे हैं कुछ के उपलक्ष्य में, है ना। तो पिंटू राहुल को पार्टी कब देंगे, जब पिंटू के पास पैसा होगा। जब पिंटू के पास क्या होगा, पैसा होगा, तभी ना पार्टी देंगे राहुल को। मान लीजिए पिंटू के कुछ ऐसे दोस्त हैं राहुल को छोड़ करके जो कि पैसे को और बाहर से दे रहे हैं कि जाओ और पार्टी करो, है ना। पिंटू के पास कुछ ऐसे दोस्त हैं राहुल को छोड़ करके जो कि पिंटू को और पैसे दे रहे हैं कि जाओ पार्टी करो। तो ये जो पिंटू होगा तो आराम से जाएगा, पार्टी करेगा दोनों, पिंटू और राहुल। अब मान लीजिए कि पिंटू के पास अब ऐसे दोस्त हैं जो कि पैसे खींचते हैं, पैसे क्या करते हो, खींचते हो। तो पिंटू के पास जो पैसा रहेगा अपनी तरफ खींच लेगा, जब खींच लेगा तो इसके पास पैसे कमी हो जाएंगे। तब पिंटू राहुल से क्या कहेगा कि अब पार्टी नहीं होगा। पार्टी भाई कब होगा, जब पैसे रहेगा तब ना होगा। अब पिंटू के पास जो पैसा था इसके दोस्त ने ले लिए, जब ले लिए तो ये पार्टी नहीं देगा, तब इसको निकाल देगा कि जाओ अब बाद में हम पार्टी करेंगे। तो यहाँ से जो राहुल होगा, राहुल यहाँ से भाई गुस्सा होकर निकल जाएगा, है ना, कि भाई पार्टी के लिए बुलाया था, पार्टी नहीं दिया, कहा कि पैसा नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, जब दोस्त खींचने वाले थे, पैसा जब खींचने वाले थे, तो यहाँ से राहुल निकल गया। राहुल मतलब यहाँ पर इसको मान लेते हैं H+, नहीं, ये मान लेते हैं ये ऑक्सीजन है, पिंटू क्या है, ऑक्सीजन है, और राहुल क्या है, हाइड्रोजन है। तब जब राहुल पिंटू के पास यानी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह थे, तो यहाँ से H+ है आसानी से निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह होंगे यानी देने वाले लोग होंगे, पैसा देने वाले लोग होंगे पिंटू के पास, तो इनकी मित्रता रहेगी बराबर। तो ये इस H+ को या फिर इस हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकालेगा, है कि नहीं। तो हम यह कर सकते हैं कि यहाँ जो फिनॉल की एसिडिटी होगी वह इस बात पर डिपेंड करेगी कि उससे कौन सा ग्रुप कनेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप कनेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला ग्रुप कनेक्ट है। अगर से फिनॉल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप अटैच है या लगा हुआ है, तो उसकी जो एसिडिटी होगी वह डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर
फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो उसकी अम्लता बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमको ये सीखने को मिला। अब बात करें कि हम कैसे पहचानेंगे भाई कि कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसके लिए भी एक तरीका है, हम यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ आप लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। इलेक्ट्रॉन दाता समूह हिंदी में बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह, विड्रॉ करने वाला। ठीक है, तो डोनेटिंग ग्रुप कौन से होंगे, जैसे हमारे हो गया हेलोजन, है ना। अब हेलोजन के पास क्या होता है कि यहाँ पर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, हेलोजन के पास। तो ये 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे सकता है ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। हेलोजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे एमीन हो गया, है ना, एमीन। अब इसके पास 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन में, एमीन के नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। उसी प्रकार जैसे हमारे पास हो गया एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप में जैसे मान लीजिए CH3 हो जाए, है ना, C2H5 हो जाए, तो ये कैसे ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन को देने वाले ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप, है ना। तो ये क्या होते हैं, जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो अतिरिक्त, उसको हम किस में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में, या वो हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो या जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाए, है ना। जैसे CHO, अब CHO थोड़ा हम विस्तृत रूप में लिखते हैं, तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाएगा H, है ना। तो यहाँ आप देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये कौन से ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। उसी प्रकार जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, C डबल बॉन्ड O OH, है ना, ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। जिसमें भी डबल बॉन्ड होगा वो हमारा कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, उसी प्रकार हमारे से नाइट्रो ग्रुप हो जाए, N डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाता है ना, और ये। तो यहाँ भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। जहाँ भी डबल बॉन्ड होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, और जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तब अब बताइए कि जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो आप लोग बताइए सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा इन तीनों में, सबसे ज़्यादा कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो विड्रॉइंग ग्रुप NO2 ये है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा होगी C की। उससे कम किसकी होगी, उससे कम अब बचा कौन, A बचा और B बचा, है ना। अगर हम A और B में तुलना करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ और इस कंपाउंड में यानी B वाले में कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है ना, फिनॉल में। तो यहाँ पर जो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी को बढ़ाएगा ऑक्सीजन के पास, जब बढ़ाएगा तो ये H+ आयन को आसानी से नहीं निकालेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर ना कोई तो ग्रुप देने वाला है ना तो लेने वाला है, तो ये सिंपल है। तो यहाँ पर जो फिनॉल है ना, तो ये किस में आ जाएगा, ये C के बाद आएगा, यानी B वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर उससे कम कौन होगा, A वाला, है ना, A वाला सबसे कम होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा हम लोगों का C, फिर उससे कम होगा हम लोगों का B, फिर उससे कम कौन होगा, A होगा। ये होगा यहाँ पर एसिडिक ऑर्डर, है ना। और कुछ हम लोग एग्जाम्पल करते हैं इसका, और थोड़ा हमको समझ में आएगा अच्छी तरीके से, है ना। NCERT में क्वेश्चन दिया गया है, आप जब उसको खोलेंगे तो इनटेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो उसको आप करेंगे तो आपको हो जाएगा। जिसमें जितना ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना। कहने का मतलब कि आपको जैसे 3 कंपाउंड दिया गया है, फिर से ये फिनॉल है ना। यहाँ पर मान लीजिए एक NO2 ग्रुप है, एक यहाँ पर है, और यहाँ पर एक NO2, एक यहाँ पर लगा हुआ है NO2, और एक यहाँ पर लगा हुआ है NO2 ग्रुप, और एक तीसरा है ना, एक यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है, और एक यहाँ पर लगा हुआ है ना। आपको पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है ना,
तो जिसमें सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होगा वह सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ये वाला होगा, यानी इसको देंगे A, B और C नाम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, जिसमें सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक C वाला होगा, फिर उससे कम B वाला होगा, फिर उससे कम कौन सा होगा, A वाला होगा, ठीक है। अगर इसे मान लीजिए यहाँ पर NO2 के जगह, है ना, यहाँ पर जितने जगह NO2 है उसके जगह पर हम लगाते हैं CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, है ना। अब इसका जो ऑर्डर होगा बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो जिसमें जितना ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप होगा उसकी एसिडिटी उतना कम होगी। तो इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा A, फिर उससे कम होगा B, फिर उससे कम कौन सा होगा, C होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लियरली बोल सकते हैं कि फिनॉल्स में एसिडिटी इस बात पर डिपेंड कर रही है कि कौन सा ग्रुप है, कि क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसकी एसिडिटी घटेगी, सॉरी इंक्रीज होगी। अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसकी एसिडिटी इंक्रीज होगी, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसकी एसिडिटी कम होगी, ठीक। अब लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ हम देख लिए कि फिनॉल्स के वे प्रॉपर्टी जो OH से अफेक्ट होते हैं। अब हम ऐसे केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे फिनॉल्स के जो कि इस बेंजीन रिंग को अफेक्ट करें, ठीक है। सो हम लोग हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग्स या फिर रिंग्स, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक को समझते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब होता है स्नेह, है ना, और सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है रिप्लेसमेंट, बदलना। तो इलेक्ट्रोफिलिक यह बना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब होता है लवर या फिर स्नेह करने वाला, प्रेम करने वाला। तो ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को स्नेह करे, अपनी ओर आकर्षित करे, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल, है ना। और इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग डिनोट करते हैं E+ से, है ना। E+ का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, वही जो होगा निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अब भाई इलेक्ट्रॉन को होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, जिसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन को स्नेह करे, तो इलेक्ट्रॉन को स्नेह कौन करेगा, जिसके ऊपर होगा प्लस है, इसलिए उसको हम E+ से दर्शाते हैं। E मतलब इलेक्ट्रोफाइल, प्लस मतलब इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को बेसिक चीज़ क्लियर हो गया। अब हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये बेंजीन है ना, ये हमारा क्या है, बेंजीन है। इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसी एक इलेक्ट्रोफाइल से, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ये इस अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा। हम पूछना ये चाहते हैं कि इसके पीछे क्या मोटिवेशन है कि ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पर अभिक्रिया कर रहा है या फिर अटैक कर रहा है ना, इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन है इस इलेक्ट्रोफाइल के पास। तो इसको समझते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही गरीब होते हैं या पुअर होते हैं इलेक्ट्रॉन के मामले में, है ना, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और साथ ही जो बेंजीन रिंग होता है इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत होता है, इसके जो पाई बॉन्ड होता है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वह गरीब है, और ये जो बेंजीन है इसको ये क्या है, अमीर होता है ना। अब कोई गरीब है, अब कोई अमीर है, तो जाहिर सी बात है भाई जो गरीब होता है वो अमीर के पास जाता है ना।
गरीब की सेंस में कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, अमीर की सेंस में कि इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर भाई तो इलेक्ट्रॉन है ही मजे का, तो यहाँ पर क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा इस बेंजीन रिंग पर कहीं भी जाके लग जाएगा, है ना। और नॉर्मली ऊपर लिखा हुआ था तो ऊपर लगा देते हैं, है ना। यहाँ भी आप लगा सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, है ना, यहाँ भी लगा सकते हैं। एक ही बार लगाना है, नहीं पूरा एकदम छाप दे 6 कार्बन पर, ऐसा नहीं करना है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा किसी में एक कार्बन पर लगा देंगे, ठीक। तो इसके पीछे इसलिए मोटिवेशन होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होती है, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है इस बेंजीन रिंग पर अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि अब अभी बेंजीन लिए थे, अब हम ले रहे हैं यहाँ पर फिनॉल ले रहे हैं, है ना। ये हमारा क्या होगा, फिनॉल ले लिए। अब हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल से, लो भाई अब हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, फिनॉल के साथ, फिनॉल का इलेक्ट्रोफाइल के साथ, है ना। अब ये भाई इलेक्ट्रोफाइल तो अमीर है, गरीब तो है ही, पुअर है इलेक्ट्रॉन के मामले में, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। अब ये पहले बेंजीन था, अब हो गया फिनॉल। पहले तो भाई बेंजीन तो इलेक्ट्रॉन अधिक था ही, अब जो OH आ गया, है ना। OH भी क्या होता है, इसके पास 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, OH में ऑक्सीजन के पास, तो भाई अब तो पैसा हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो गरीब था इलेक्ट्रोफाइल, अब क्या हो जाएगा, लालची भी हो जाएगा। अब पानी आने लगेगा भाई कि अब तो और ही पैसा हो गया। भाई बेंजीन पहले था तो इसके पास इलेक्ट्रॉन था ही पहले से ही, अब OH आ गया तो OH क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो अब और इसको क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये पहले अमीर गरीब था इलेक्ट्रोफाइल, अब क्या होगा, लालची भी हो जाएगा कि अब तो भाई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, अब चलेंगे तो, है ना। तो इसकी जो रिएक्टिविटी होगी, अभिक्रियाशीलता होगी, या और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है कि नहीं। इसकी जो अभिक्रियाशीलता होगी इलेक्ट्रोफाइल की और अधिक बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कहाँ पर जाएगा, है ना। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है अब तो यहाँ था, बेंजीन रिंग पर था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी जा सकता था, कोई भी रुकाव नहीं था। लेकिन अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, यह बेंजीन रिंग पर जो OH लगा है ये डिसाइड करेगा। अब भाई कहेगा कि OH कहेगा कि हम तो भाई इलेक्ट्रॉन दे ही रहे हैं, लेकिन अब मालिक हम हैं, हम जैसा कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल को वहाँ जाना होगा, है ना। अब समझते हैं कि जो फिनॉल है, फिनॉल में जो OH है यह इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजना चाहता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमको आना चाहिए फिनॉल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना पता होना चाहिए, है ना। अगर आपको पढ़े हैं, आपको पता है, तो आपको ये पता होगा कि जो फिनॉल होते हैं जब अनुनादी के साथ शो करते हैं अपना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो वह आर्थो और पैरा पोजीशन पर निगेटिव चार्ज को देते हैं, या आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड अधिक होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल कैसा है, लालची है, तो लालची कहाँ जाएगा, जहाँ पर पैसा अधिक मिलेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक होगा। तो पैसा या इलेक्ट्रॉन, यहाँ भाई इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना, तो कहाँ पर अधिक है, आर्थो पर अधिक है और पैरा पर अधिक है। तो एक बार इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पर जाएगा, एक बार इलेक्ट्रोफाइल पैरा पर जाएगा। तो इस कंडीशन में 2 प्रोडक्ट बनेंगे हमारे, है ना। पहला प्रोडक्ट कौन बनेगा, अब ये तो पता होगा ना कि आर्थो कौन है और पैरा कौन है। ये OH है, OH की जो सामने वाली भुजा होती है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसको बोलते हैं आर्थो, और इसको नीचे वाला जो होता है उसको बोलते हैं मेटा, और इसके जो अपोजिट वाला होता है विपरीत, इसको बोलते हैं पैरा, है ना। आर्थो ये मेटा है, ये मतलब मेटा, P मतलब पैरा, O मतलब आर्थो। तो 2 आर्थो होते हैं और 2 मेटा होते हैं और एक पैरा होता है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा एक इस आर्थो पर जाएगा, एक बार दूसरी बार इस पैरा पर जाएगा। तो हमारा यहाँ 2 प्रोडक्ट मिलेगा। इस बार यह हो गया OH, एक बार इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पर जाएगा, प्लस एक बार इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वह कहाँ पर जाएगा, पैरा पर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग अब यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गया, तो हमको अब समझ में आ जाएगा कि नाइट्रेशन कैसे किया जाता है ना, और ब्रोमिनेशन कैसे किया जाता है। यह सब बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े कोई बात नहीं,
अब बैकग्राउंड आप लोगों का सही हो गया होगा, है ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा अच्छी तरीके से। अब तो इसमें पहले हेडिंग लगाएंगे हम लोग नाइट्रेशन, है ना, नाइट्रेशन। सो जब हम फिनॉल की रिएक्शन, यह हमारा होगा फिनॉल, इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3, और जो HNO3 हम लेते हैं, ये लेते हैं हम लोग डाइल्यूट मतलब तनु मतलब क्या होता है कि इसमें पानी की मात्रा अधिक रहेगी और HNO3 की मात्रा कम रहेगी, है ना। डाइल्यूट मतलब क्या होता है, इसमें पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा अधिक होगी और HNO की मात्रा कम होगी। सो जब हम फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं तो हमको प्रोडक्ट में आर्थो नाइट्रो फिनॉल प्राप्त होता है ना। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो नाइट्रिक एसिड होता है ये नाइट्रो ग्रुप देता है ना, ये न्यूक्लियोफाइल होता है। HNO3 क्या देता है, नाइट्रो ग्रुप देता है। तो ये नाइट्रो ग्रुप एक बार आर्थो पे लगेगा, एक बार कहाँ लगेगा, पैरा पे लगेगा। तो एक बार हम आर्थो पे लगा दिए हैं अभी, अब कहाँ लगाने वाले हैं, पैरा वाले पर, है ना। तो ये फिनॉल हो गया, यहाँ हो गया OH और यहाँ लगा देंगे हम लोग NO2। इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल और इसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये हो गया हम लोग का नाइट्रेशन। अब अगर हम इस फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट न लेकर के हम ले लें कंसनट्रेटेड HNO3, तब प्रोडक्ट क्या मिलेगा ये देखने वाले हैं ना, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो यहाँ पर हम लोग फिनॉल लेंगे, ये हो गया फिनॉल, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे कंसनट्रेटेड मतलब सांद्रित बोलते हैं हिंदी में, है ना, HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ। सो जब हम कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल की, तो जो नाइट्रो ग्रुप है यानी जो इलेक्ट्रोफाइल है ये हमारा दोनों आर्थो पर जाएगा और एक पैरा पर जाएगा। तो यहाँ पर एक NO2 यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा, है ना। इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, 3 है तो ट्राई, है ना, और नाइट्रो तो नाइट्रो, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, है ना। और या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग कॉमन नाम सामान्य भाषा में पिक्रिक एसिड, है ना। सो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कन्वर्जन के लिए कि आप फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाइए, है ना। सो जब आपको ऐसा पूछा जाए तो आप फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, है ना, तो ये बन जाएगा हम लोग पिक्रिक एसिड, है ना। अब इसको समझते हैं थोड़ा और उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ। जैसे जब कोविड फैल रहा था या फिर जब कोरोना हो रहा था, है ना, तो उसमें जो शादियां हो रही थी, जो शादियां में जो लोग जा रहे थे यानी बाराती जो लोग जा रहे थे उनकी संख्या बहुत ही कम थी, है ना। जब नॉर्मल शादी अब हो रही है तो उसमें बाराती संख्या बहुत अधिक है ना। तो ये मान लीजिए जो डाइल्यूट HNO3 है यह हमारा है कोविड शादी, है ना, मतलब कोविड में जो शादी हो रही थी उसको ले लेते हैं, यानी कोविड मैरिज, है ना जी। और ये वाला जो है कंसनट्रेटेड HNO3 यह हमारा है नॉर्मल मैरिज, मतलब सामान्य शादी जब अब होती है, मतलब सामान्य मैरिज या शादी, है ना। अब मान लीजिए यहाँ OH, इसको मान लीजिए खाना बनाने वाला हलवाई, है ना, या फिर शेफ़ मान लीजिए जो खाना बनाता है, और यहाँ पर जो ये आर्थो पोजीशन है और पैरा पोजीशन है, यहाँ पर खाना बनाकर परोसा जाता है। जो OH है ये खाना बनाने वाला है और आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन खाना इसके पास परोसा जाता है। अब डाइल्यूट HNO3 मतलब पानी की मात्रा बहुत अधिक रहेगी, HNO की मात्रा बहुत कम रहेगी, HNO3 की मात्रा, मतलब कि ये जो HNO3 है इसकी संख्या कम है, मतलब ये कोरोना वाली शादी है, तो इसमें जो बाराती हैं बहुत ही कम रहेंगे और जब जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग मतलब सोशल डिस्टेंस बना के जाएंगे, तो इसकी मात्रा कम है। तो जब कोविड हुआ तो एक लोग यहाँ पर जाएगा आर्थो वाले पर और एक बार पैरा पर, है ना। यह है कोविड वाली शादी।
आज जब नॉर्मल शादी होती है तो जब सब कुल बाराती होते हैं, यानी कंसनट्रेटेड मतलब HNO3 की मात्रा बहुत अधिक है, तो सब क्या करेंगे, सब दोनों आर्थों पर कूद पड़ेंगे और एक पैरा पर, मतलब एकदम क्या करेंगे, पूरा एकदम बना लेंगे गुच्छा, है ना। तो जब कोविड शादी है तो यहाँ पर जो NO2 है, नाइट्रो ग्रुप है, एक आर्थो जाएगा एक पैरा जाएगा, अलग अलग जाएगा। लेकिन जब नॉर्मल शादी होती है तो उसमें जो बाराती होते हैं सब क्या करते हैं, जहाँ जहाँ खाना होता है सब कूद पड़ते हैं। ऐसा होता है कि नहीं, है ना। जब कोविड वाली शादी होती है तो होती थी, अब तो ख़त्म हो गया है, तो मतलब हर एक जगह पर सिर्फ एक लोग और एक बार। अब यहाँ क्या है कि जब कंसनट्रेटेड है, मतलब इसमें HNO3 की मात्रा बहुत अधिक रहेगी, कंसनट्रेटेड है इसलिए, और ये नॉर्मल शादी है, तो यहाँ पर जो बाराती होंगे यानी HNO3 है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, नाइट्रो ग्रुप, है ना। तो ये क्या करेंगे, सबतर कूद पड़ेंगे जहाँ जहाँ खाना रहेगा। भाई आर्थो खाना है और पैरा खाना है, तो आर्थो जो दोनों आर्थो चले जाएंगे और एक पैरा चला जाएगा। आई हो आप लोगों को ये समझ में आया होगा नाइट्रेशन, है ना। तो जब डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं तो जो नाइट्रो ग्रुप होता है एक बार आर्थो पे जाता है और एक बार पैरा पे जाता है। जब कंसनट्रेटेड HNO3 लेते हैं तो जो नाइट्रो ग्रुप होता है दोनों आर्थो पे जाता है और एक पैरा पे जाता है। ठीक, ये हो गया हम लोगों को नाइट्रेशन, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग ब्रोमिनेशन, है ना। दूसरा कौन सा है हम लोगों का, ये पहला था नाइट्रेशन, अगला है ब्रोमिनेशन, है ना। ब्रोमिनेशन यानी हम क्या करेंगे, इसमें ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, फिनॉल के साथ, है ना। सो जब हम फिनॉल की रिएक्शन, ये हमारा हो गया फिनॉल, इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग ब्रोमीन के साथ CH2 के उपस्थिति में, यानी कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में। तो जो ब्रोमीन होता है एक बार आर्थो पे जाता है और एक बार कहाँ पर जाएगा, पैरा पर, है ना। तो ये हो गया हम लोग फिनॉल। एक बार लगाते हैं ब्रोमीन आर्थो वाले पोजीशन पर और एक बार लगाएंगे इसको पैरा पोजीशन पर, आर्थो और पैरा, है ना। इसका नाम हो जाएगा आर्थो ब्रोमोफिनॉल और इसका नाम हो जाएगा पैरा ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, तो जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड तो हमको प्रोडक्ट मिलता है आर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, अब इसी ब्रोमीन की रिएक्शन हम फिनॉल के साथ करा रहे हैं, लेकिन जो इसमें कैटालिस्ट यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे वाटर को, पानी को। यहाँ ले लेंगे हम वाटर, यानी इसको बोलेंगे सामूहिक रूप से कॉमनली ब्रोमीन वाटर, है ना। तो जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं तो हमको प्रोडक्ट में 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है या मिलता है। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं तो हमको प्रोडक्ट में 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलता है। अगर कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में कराएंगे तो जो ब्रोमीन होगा सिर्फ आर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा। अगर हम इसी ब्रोमीन की रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में कराते हैं तो जो ब्रोमीन होगा दोनों आर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा। अब इसको भी समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, है ना। वही शादी वाला हम एग्जाम्पल लेंगे, है ना। अब मान लीजिए कार्बन डाइसल्फाइड और वाटर, है ना, दो लोग हैं, आदमी हैं, और दोनों के घर में शादी पड़ा हुआ है या शादी है ना। जो कार्बन डाइसल्फाइड है ये बहुत ही कंजूस किस्म का आदमी है ना। कैसा है, कंजूस है। और जो वाटर है ये सामान्य आदमी है, मतलब सज्जन आदमी है ना। इसको लिख देते हैं हम लोग सज्जन, यानी जेंटलमैन है ना। अब कंजूस क्या होते हैं, दूसरे के जो होते हैं प्रोग्राम पढ़ते हैं तो चाप के खाते हैं, लेकिन जब अपने खिलाने की बारी आती है ना तो बहुत कम खिलाते हैं या फिर खर्चा बहुत कम करते हैं। कहने मतलब सज्जन आदमी क्या होते हैं, जितना भाई खाते हैं उतना खिलाते भी हैं, है ना। अब जो कार्बन डाइसल्फाइड है ना, अब ये यहाँ पर गार्जियन है इस कंडीशन में, इस शादी में, है ना। और ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन बाराती है ना, आए हैं। तो जब खाना जो OH था वो खाना बना रहा था
अब OH खाना बनाकर कहाँ कहाँ भेज रहा है, आर्थो पर भेज रहा है और पैरा भेज रहा है, दोनों आर्थो पर और दोनों पैरा पर। सेम कंडीशन यहाँ भी है, जो OH वो खाना बना रहे हैं और भेज कहाँ पर रहे हैं, दोनों आर्थो भेज रहा है और पैरा भेज रहा है। अब जो कार्बन डाइसल्फाइड है, चूँकि ये कंजूस आदमी है, तो कंजूस आदमी है तो ये सोचेगा कि भाई हमारा खाना कम से कम मतलब खर्च हो, है ना। तो ये जो ब्रोमीन होगा इसको सिर्फ एक बार आर्थो पे ले जाएगा और पैरा पे ले जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए इस कार्बन पर कुछ भी जैसे पनीर बना हुआ है ना, इस आर्थो पोजीशन वाले पर, इस पर पैरा हम लोग मान लीजिए राजभोग है, और इस वाले आर्थो पर मान लीजिए बर्फ़ी है ना, कुछ भी ले लेते एग्जाम्पल। तो ये जो कंजूस आदमी है ये थोड़ा सोचेगा कि हमारा सब ख़त्म हो जाए, है ना, या फिर हमारा सब खत्म हो जाए, तो ये सोचेगा कि भाई हमारा बचा रहे। तो ये ब्रोमीन जो होगा, इस ब्रोमीन को एक एक पोजीशन में भेजेगा, मतलब हटा देगा कि चलो निकलो, अब एक बार हो गया चलो निकलो। अब जो यहाँ पर जो वाटर वाला है ये सज्जन आदमी है, तो ये क्या करेगा, सबको पकड़ पकड़ के लाएगा, भैया जैसे 2 पुली और खा लो, है ना। जैसे लोग होते हैं ना कि जैसे पेट भर जाए तब भी ले, तो भैया 2 पुली और ले लो। तो ये उस किस्म का आदमी है, वाटर सज्जन आदमी है। तो ये सबको पकड़ पकड़ के लाएगा, है ना। तो खाना कहाँ कहाँ बन रहा है, आर्थो बन रहा है, दोनों पैरा बनेगा। तो ये जो वाटर होगा ब्रोमीन पकड़ पकड़ के एक बार भाई एक बार यहाँ खा लो, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ खा लो, मतलब सबको जहाँ जहाँ खाना बन रहा है सबको ले जाएगा, सभी जगह, ठीक है। तब इसको ऐसे याद रखते हैं कि जो कार्बन डाइसल्फाइड होगा ये सिर्फ एक बार आर्थो पे ले जाने देता है ब्रोमीन को, एक बार पैरा वाले पर। लेकिन जो वाटर होता है वो दोनों आर्थो पे ले जाने देता है और एक बार पैरा पर, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों का नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन दोनों खत्म हुआ, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, है ना। अगले वाले वीडियो में देखेंगे, यहाँ तक हम लोगों का ख़त्म हुआ, है ना। अब आगे देखेंगे सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनॉल, जिसमें हम लोगों का कोल्बे रिएक्शन और रायमंड टीमन रिएक्शन शामिल होगा, है ना। ये काफ़ी जो वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है ना। तो इसको इसी जगह हम रोकते हैं। इसका जो अगला पार्ट होगा यानी उसमें हम देखेंगे कोल्बे रिएक्शन, रायमंड टीमन रिएक्शन और जिंक मेटल के साथ रिएक्शन, और देखेंगे लास्ट में फिनॉल का ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। चाहते तो हम इसी में कर देते कवर कर देते, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना, जिसको वजह से थोड़ा असुविधा होगा आप लोगों को देखने में। इसलिए उसको इसका जो अगला पार्ट होगा यानी इसको पार्ट 1 नाम दे देंगे, उसको पार्ट 2 नाम दे देते हैं। तो वह जो पार्ट 2 होगा उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो उसमें आप 4 रिएक्शन देखेंगे, कोल्बे रिएक्शन, रायमंड टीमन, और फिर देखेंगे जिंक मेटल साथ रिएक्शन, और देखेंगे लास्ट में फिनॉल का ऑक्सीडेशन, ठीक। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें।